नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, ये आपकी कंप्यूटर की क्लास। पिछली क्लास में हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। जो हम EMRS का जो आपका एग्जाम था उसके पेपर के क्वेश्चन कर रहे थे, और उनका पूरा क्वेश्चन क्या कर रहे थे, उनका ऑपरेशन ही कर रहे थे पूरा। ठीक है, पूरा डिटेल में उनको पढ़ा है हमने, और जो टॉपिक आ रहे थे हमने वो क्लियर किए। तो पिछली क्लास आपको कैसे लगी एक बार बता दो। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ। ऑडियो वीडियो ओके है, एक बार कमेंट करके बता दो। फिर चलते हैं आज की क्लास पे। सब कैसे हो, मजे में हो, बताओ। राम राम गुरुजी, राम राम भाई। सितार हैप्पी बोल रहे हैं ना हो पाएगी लग रहा है। ऐसा नहीं है, होगी ये क्लास। क्लास स्टार्ट है तो एक बार शेयर कर दो। और आपको पता ही है कैसी होगी क्लास, तो लाइक बनता है, सब लाइक कर दो। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। ये तो आपको पता ही है कि MCQs हमारे चल रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अभी 10-15 दिन पहले ही एग्ज़ाम हुआ था, ये उसमें आए हुए क्वेश्चन है, और हमने सब कुछ उसमें से कर रखा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दूसरी बात, इनका डिटेल मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम अगर होगा आगे तो वो पिछले एग्जाम्स में से उठा करके या उसके ऑप्शंस में से उठा करके क्वेश्चन बना लेता है। ठीक है, बाकी ये दोनों चीज़ें आपको पता है, और जिनको नहीं पता उनके लिए इन्फॉर्मेशन। जिसको बुक चाहिए वो ऑनलाइन ले सकता है टेक कैप्सूल ऐप से। बुक में सब कुछ है। आपको मिलेगा क्या, कंप्लीट थ्योरी मिलेगी इसके अंदर, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। 1800 प्लस MCQs हैं इसके अंदर। अच्छे से सब तरीके के सब टॉपिक के MCQs डाले गए हैं। HSSC कंप्लीट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। लास्ट में सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर उसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्कार भाई सभी को। ऑडियो वीडियो बता दो एक बार, ओके है। ठीक है, और ये है आपका प्यारा सा बहुत ही शानदार जो आपका कंप्यूटर का बैच चल रहा है, संजीवनी कंप्यूटर कंप्लीट थ्योरी बैच है। ठीक है, इसके अंदर अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो एडवांस कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो आप वहाँ पर जा करके डेमो देख सकते हैं, और जिसको भी थ्योरी पढ़नी है डिटेल से वो जा करके इसको परचेज कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, बताओ। HTTPS किया जाता है, www किया जाता है, FTP किया जाता है, SMTP किया जाता है, बताओ। ओके है, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो, इतना डीपली घना डीपली पढ़ाते हो बच्चे। जब आप यहाँ पे चीजें सुनोगे ना, जब आपको पूरी स्टोरी बताई जाती है तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना उसमें से वो याद रहती है। जब एग्जाम में बैठोगे और क्वेश्चन आएगा तो आपको ये याद आएगा कि मास्टर जी ने उस दिन वो स्टोरी सुनाई थी, वो कहानी थी इसकी पूरे की, और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू ट्रांसफर फाइल। तो यहाँ पर सारे के सारे क्या प्रोटोकॉल दिए हुए हैं? नहीं, ये पहली बात तो आपका प्रोटोकॉल नहीं है। ये क्या है? ये वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। ये क्या है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई इसको। ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसको कब बनाया गया? इसका जो विचार आया वो आया 1989 में। किसको आया? टिम बर्नर ली को आया। ठीक है, ये इसका विचार आया कि ऐसी चीज हमें कोई बनानी चाहिए। वो कब आया? 1989 में। और ये पब्लिक के लिए, पब्लिक कब हुआ? ठीक है, तो ये 1991 में बच्चे। दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्लियर है बात? वेरी गुड, बी बी सी। कोई सी आंसर कर रहा है, कोई बी आंसर कर रहा है। अभी देखो, वर्ल्ड वाइड वेब तो ये तो आपका प्रोटोकॉल ही नहीं है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। HTTPS क्या है? हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, जो आपका डोमेन नेम होता है, यूआरएल जो होता है, उसके आगे जो आपका प्रोटोकॉल का नेम लगता है सबसे पहले, वहां पर आपको देखने को मिलेगा HTTP या HTTPS। ठीक है, अगर एस लगा हुआ है तो वो आपकी सिक्योर्ड साइट होती है। जैसे आप यूपीआई की पेमेंट करते हैं, कुछ भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, या फिर जिस साइट को सिक्योर्ड किया जाता है उसके आगे ये लगा हुआ मिलेगा, बाकी आपकी साइट्स के आगे नहीं लगा हुआ मिलता। ठीक है, सुमित भाई राम राम। 1989 टीम बर्नली, वेरी गुड। बलवंत सर ने क्लास, कुछ टेक्निकल इशू था बच्चे, इसलिए नहीं हो पाई क्लास। ओके, ठीक है, ये क्या है? ये है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या है? ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसको क्या कहते हैं? ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। तो इसका प्रयोग क्या होता है बच्चे, ये बताओ। इसका उपयोग किस लिए करते हैं? तो इसका उपयोग जो क्लाइंट जो यूज कर रहा है, जो वेबसाइट को यूज कर रहा है, तो इसका प्रयोग क्लाइंट व सर्वर के बीच, क्लाइंट व सर्वर के बीच फाइल्स को अपलोड व डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। अपलोड व डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इसने पूछा है विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू ट्रांसफर फाइल ओवर द इंटरनेट। यानी अब सर्वर तक आपको फाइल भेजनी है, सर्वर से आपको फाइल लेनी है, तो उसी को तो कहते हैं अपलोड करना, और लेनी है तो डाउनलोड करना। तो आंसर क्या होगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या आंसर होगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बात आई समझ में? ठीक है, वेरी गुड। मोनू बहुत अच्छे बच्चे, एफटीपी प्रीतम बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड। चलो आ जाओ। अब ये बच गया आपका SMTP। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है बच्चे। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी मेल को ट्रांसफर करने का ये काम क्या करेगा? ये मेल को कहां तक पहुंचाएगा? पहले सर्वर तक। जब आप मेल को सेंड कर रहे हो ना, तब ये काम करता है, रिसीव करने में ये काम नहीं करता। सेंड कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? मेल को जब आपने भेजा, वो आपके सर्वर, आपने इंडिया से यूएस से मेल भेजा, ठीक है, इंडिया में जो सर्वर है वहां तक जाने का, सर्वर से सैटेलाइट तक जाने का, सैटेलाइट से दूसरे सर्वर तक जाने का काम इसका है। उसके बाद में दूसरा काम करता है। ठीक है, तो वो दूसरा कौन सा है वो भी बता दो तुम। अरे वाह, शायरियां शुरू हो गई, तुम्हें पढ़ना नहीं है क्या तुम्हें? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये आ गया समझ में। तो अब ये बताओ कि इसने पहुंचा दिया कहां तक? इसने पहुंचा दिया आपके सर्वर तक, या जिसको आपने भेजा उसके सर्वर तक। अब क्या होगा? अब काम करेगा बच्चे POP, और उसके आगे आजकल 3 लिखा हुआ आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? तो ये क्या है? ये है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल रेगुलेशन।
ठीक है, प्रोटोकॉल से आप क्या समझ सकते हो, प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल रेगुलेशन, यानी अब जो सर्वर तक आपकी मेल आई है वो आपके पीसी तक, आपके फोन तक पहुंचने का जो प्रोटोकॉल है, जो रूल रेगुलेशन है, वो है ये। और 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है वर्जन 3। ठीक है, वर्जन 3। आई बात समझ में? तो यहां तक कौन लेकर के आएगा, यहां तक लेकर के आएगा, यानी ये क्या करेगा, ये मेल को रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, ये मेल को रिसीव करने का काम करता है, किसको, मेल को। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये मेल को सेंड करने का काम करता है। आ गई बात समझ में? सबका डिफरेंस पता चल गया? क्लियर है? चलो, क्लियर है तो आ जाओ आगे। एक और बता दो, टीसीपी क्या होता है फिर? इंटरनेट वाले पढ़ रहे हैं ना, तो इंटरनेट का जो प्रोटोकॉल है उसमें एक टीसीपी भी आता है, ये भी एक प्रोटोकॉल है। ये कौन सा प्रोटोकॉल है, बताओ? क्वेश्चन बच्चे ऐसे के ऐसे देखने को मिलेंगे आपको डायरेक्ट। ठीक है, ये होता है बच्चे ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसकी जो आपको पीडीएफ पीपीटी जो भी है वो आपको जो ऐप वाली क्लास होगी उसके साथ ही मिल जाएगी। ठीक है, उसके साथ मैं 2 पीडीएफ अटैच करके डाल दूंगा। ठीक है, महेंद्रगढ़ भोजाबाद से। ओके, सभी को राम राम, नमस्ते भाई। चलो, आईपी का आपको पता है, आईपी का क्या मतलब है? आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था हमारा, उसका आंसर देना था, उससे हमने ये सब निपटा दिया है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है, देखो, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है वो बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर सिस्टम? स्कैनर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर। बताओ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर कर देना। जो भी आपका व्हाट्सएप है, जो भी आपका ग्रुप है, आप देखना चाहते हो कि कंपटीशन कितना है और किस बच्चे को कितना आता है, तो देख सकते हो फिर कौन कितना आंसर कर रहा है। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बच्चे बढ़ता जाएगा और एक दिन मैं आपकी वो क्लास लूंगा जिसके अंदर सारे के सारे आपके एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो एक ही दिन में उनका भी ऐसे ही ऑपरेशन करेंगे हम, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हमारे क्लियर हो जाए। आ गई बात समझ में? इसका आंसर आपसे ही चाहिए, जल्दी बताओ। आउटपुट, इनपुट आउटपुट डिवाइस तो सबको पता है ना, वही बताना है बस। तो तुम दो आंसर, आप कर देते हैं इनका ऑपरेशन। स्कैनर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर। प्लॉटर आपको पता है क्या होता है बच्चे? प्लॉटर एक बड़ी सी मशीन होती है जो इसमें आप क्या करते हो, जिसके अंदर आपको बड़े बड़े पोस्टर आपको छपवाने हैं। ठीक है, बड़े बैनर बनाने के लिए। ठीक है, बड़े बैनर बनाने के लिए। ठीक है, या फिर आपको कोई भी क्या करना है, डिजाइन तैयार करवाना है, या फिर बिल्डिंग का ग्राफ तैयार करवाना है। ठीक है, कोई भी बिल्डिंग ग्राफ के लिए। ठीक है, ये सब बनाने के लिए किसका यूज होता है? प्लॉटर। तो प्लॉटर क्या हुआ फिर, क्या ये आपकी आउटपुट डिवाइस है? ठीक है, क्या ये आपकी आउटपुट डिवाइस है? नहीं। तो क्या है?
इसने पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस, तो प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस हुआ। स्पीकर क्या हुआ आपका, स्पीकर भी क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ। स्पीकर से ऑडियो आ जाता है आपका, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ आपके फोन के स्पीकर से ऑडियो आपको मिल रहा है, जो चीज आपको मिल रही है वही आपकी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर से हमें बड़े बैनर बनाने के लिए, बिल्डिंग ग्राफ बनाने के लिए, तो बड़े बड़े पोस्टर जो बनाने होते हैं वो हम क्या करते हैं, प्लॉटर से बनाते हैं। तो वही अगर आपको बड़े बड़े मैप निकालने हैं तो वो भी आप किससे बनाते हो, प्लॉटर से। तो इससे भी आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, ग्राफ और मैप्स वगैरह मिल जाएंगे। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर आप सॉफ्ट कॉपी की हार्ड कॉपी निकालते हो, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी की हार्ड कॉपी निकालते हो तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। क्या है ये, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। स्पीकर भी क्या है, ये भी आउटपुट डिवाइस है, और ये भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो स्कैनर क्या हुआ, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, जिसको आप कनेक्ट करके स्कैन करके किसी भी पेज को आप इनपुट ले लेते हो। ए आंसर आया सभी का, वेरी गुड। पवन, सुनीता रानी, विनिचलिया, कुलदीप, प्रीतम, वेरी गुड, सभी बहुत अच्छे। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, वेरी गुड। ओके, थैंक यू नमो हिंदू, अच्छी बात है। तो तुम मत लेना भाई, तुम्हें क्या इतना मतलब। चलो स्पीड से करवा देते हैं। स्पीड से करवाने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन पढ़ो, इसको कर दिया, हो गया, है ना। यही मतलब है ना। तो ये इनपुट आउटपुट आपको पता है बच्चे। अब देखो कि प्रिंटर से क्या क्वेश्चन आ सकता है आपका। प्रिंटर, देखो मेरे भाई, कोर्स मैंने स्टार्ट कर रखा है, कम से कम 2 महीने हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, ठीक है। एक दिन आकर के मैंने यूट्यूब पे नहीं बोला कि कोर्स खरीद लो, पहली बात, ठीक है। खरीद रखा है, बच्चों ने पढ़ रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा वो नहीं पढ़ेगा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वहीं पे पढ़ सकते हो, यहां भी पढ़ ही रहे हैं बच्चे, ठीक है। प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर आपके दो टाइप के होते हैं बच्चे। एक तो होता है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर, और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर के भी आपके दो टाइप होते हैं। एक होता है करेक्टर प्रिंटर, ठीक है। क्या होता है, करेक्टर प्रिंटर होता है। और एक होता है आपका लाइन प्रिंटर, ठीक है। करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर के आगे फिर दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है डॉट मैट्रिक्स, जो आपका डॉट से लिखेगा, ठीक है। और दूसरा होता है डेजीविल, डेजीविल्स, ठीक है। लाइन प्रिंटर के भी आपके दो टाइप के लाइन प्रिंटर आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है चेन प्रिंटर, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ठीक है। फतेहपुर कैथल से गुड इवनिंग, नमस्कार बच्चे। दिख रहे हैं भाई तेरे कमेंट, तू क्यों टेंशन ले रहा है, तू लिखता चल। इन चीजों का हमें पता है, बच्चों को भी पता है, ठीक है। तू अपना जितना तुझे देना है, जितना टाइम देना है, जितना ज्ञान देना है, तू दे, कोई चक्कर नहीं है। तुझे कोई ब्लॉक नहीं करने वाला।
हाँ, संजीवनी बैच रनिंग में, अग्नि बैच पूरा भी हो गया और संजीवनी बैच की 10 से 15 क्लासें जो एडवांस की है वो अब हम करके इस महीने से पहले पहले 10 से 15 दिन में वो खत्म हो जाएंगी और हम यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे और हम तो ऐसे ही करेंगे भाई, ठीक है। तो जिसका जो मन करे वो करते रहना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है बच्चे, ये जो है आपका इसके अंदर एक तो होता है लेजर प्रिंटर और दूसरा होता है इंक जेट जेट बच्चे। अब आपको पता है इंक जेट क्या करेगा, इंक जेट इंक को स्प्रे करेगा और फिर उसको सुखाएगा तो वो इंक जेट है। इंक जेट का मतलब, जेट का मतलब क्या होता है, स्प्रे करना, ठीक है। लेजर तो वो लेजर से प्रिंट करेगा उसके ऊपर। तो ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल्स में आते हैं। करेक्टर प्रिंटर से आपका मतलब क्या है कि जो एक बार में एक करेक्टर को लिखता है, ठीक है। एक बार में क्या करेगा, एक करेक्टर को लिखेगा, वो करेक्टर प्रिंटर है। और उसके अंदर दो टाइप आते हैं आपके, डॉट मैट्रिक्स आता है और एक डेजीबिल आता है। डेजीबिल वो जो आपका बहुत शोर करता है जब आप टिकट कटवाने जाते हो ना, रेलवे स्टेशन पे या कहीं भी आप टिकट करवाते हो और वहां पर जो टिकट प्रिंट होता है वहां पर डेजीबिल होता है बच्चे। डॉट मैट्रिक्स जो डॉट 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 से कहीं पे आपको प्रिंट करवाया आपने और डॉट 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 से लिखे हुए मिलेंगे, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। चेन प्रिंटिंग में एक चेन होती है बच्चे, उसके बीच में पेपर होता है, एक साइड इंक होती है और चेन जो है उसके ऊपर जब आप प्रेस करते हो तो उस चेन के ऊपर जो नंबर्स होते हैं उस पे जा करके हथौड़ा हैमर लगता है और वो उसके ऊपर जो पेपर है, वो पेपर के दूसरी साइड में जो इंक होती है वो उससे छपता रहता है, ठीक है। ड्रम प्रिंटर में ड्रम होता है और उसमें इंक होती है और वो चलता रहता है। लेजर और इंकजेट, लेजर प्रिंटर आप वो जो घरों पे यूज करते हो वो आपका लेजर प्रिंटर है, ठीक है। बाकी सब चीजें मैंने आपको करवाई हुई है कि कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है, कौन सा जहां पर कहां पर यूज होता है। अब इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी जो स्पीड मापी जाती है ना बच्चे, तो करेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है, ठीक है। सीपीएस में मापी जाती है। सीपीएस का मतलब क्या है, करेक्टर पर सेकंड में, ठीक है। लाइन प्रिंटर की स्पीड जो मापी जाती है वो एलपीएम में मापी जाती है, लाइन पर मिनट में। किस में मापी जाती है, लाइन पर मिनट में, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की जितने भी होंगे वो एक बार में एक पेज को प्रिंट करेंगे, सीधा पेज प्रिंट होके आता है ना बच्चे। आप कहीं भी फोटोस्टेट की दुकान पे करवाने जाते हो कुछ भी, तो वहां पर लेजर वाली मशीन होती है तो उससे क्या होता है, पेज प्रिंट होकर के आता है। तो एक बार में एक पेज प्रिंट होता है तो एक मिनट में कितने पेज वो प्रिंट करेगा, वो उसकी स्पीड है। तो यहां पर होता है पेज पर मिनट, ठीक है। इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है आपकी पेज पर मिनट। इसकी स्पीड पेज पर मिनट में मापी जाती है। आई बात समझ में, तो इसका आंसर होगा आपका स्कैनर। क्लियर है यहां तक। हमें क्यों बुरा लगेगा बच्चे, तुम आए, एक बात बताओ, क्वेश्चन करो तुम, क्वेश्चन का आंसर करो, मैं बताता हूँ। तुम आए, आते ही मैंने वो क्वेश्चन कंप्लीट करवा रखा था, ठीक है। बीच में मैं 1-2 मिनट बच्चों से बात भी कर लेता हूँ और तुम्हें आते ही ये लगता है कि मेरे को वो स्पीड चाहिए कि मास्टर 5 मिनट में मेरे को 100 क्वेश्चन करवा दे और मैं जा करके वो पेपर में कर दूं। तो ऐसा नहीं होता भाई, मास्टर के भी बीच में सांस लेना पड़ता है। खट जा पहला सांता ले ला, ठीक है। तो वो बात है, सांस नहीं लूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे, ठीक है। तो पानी भी पीना पड़ता है, सांस भी लेना पड़ता है, सब चीजें हैं। तुम सब्र रखा करो, तुम्हें सब्र नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वैलिड वेब एड्रेस, निम्नलिखित में से कौन सा वैध वेब एड्रेस नहीं है, ठीक है। इनमें से बताना है आपको। तो अब मैं अगर ये इसका आंसर बता करके छोड़ दूं तो उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है जब मैं आपको बताऊं कि वेब एड्रेस में कौन कौन सी चीजें आपकी यूज हो सकती हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको क्या देखना है, ठीक है, कि क्या देख करके आप बता सकते हो कि ये वेब एड्रेस हो सकता है और ये नहीं हो सकता। रेखा सैनी बच्चे, गुड इवनिंग। हाँ, बच्चे कह रहे हैं आराम से कराओ सर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ही करवाएंगे। हम हिंदी पूछ रहे हैं कोर्स कैसे खरीदने हैं। तो अब ये जो है ना, ये मैं बीच में नहीं बताता बच्चे। अगर आपको कोर्स खरीदना है तो आप इस वीडियो को खत्म होने के बाद में शुरुआत में देखोगे, वहां पे बता दिया मैंने, देख लेना कैसे खरीदना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आई बच्चे वेब एड्रेस की। ये बात किसकी कर रहा है, वेब एड्रेस की बात कर रहा है। वेब एड्रेस है क्या, वेब एड्रेस आपका जो है वो यूआरएल होता है।
ठीक है, यूआरएल ही है क्या, वेब एड्रेस। यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है बच्चे। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है आपका। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से आपका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्मली जो उसको, जो आप चीज सर्च कर रहे हो उस रिसोर्स को लोकेट करके आपको दे। ठीक है, इस तरीके से आप वेब एड्रेस लिखते हो और लिखने के बाद में कोई ना कोई पेज ओपन होकर के आता है, वही क्या है, वो उसका एड्रेस के थ्रू हो गया और उसको इसने लोकेट करके दे दिया। तो इंटरनेट पे किसी वेबसाइट या वेब पेज का पूरा पता क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ठीक है, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या वेब पेज का पूरा पता यूआरएल होता है। क्या होता है, यूआरएल होता है। आ गई बात समझ में। तो यूआरएल क्या हुआ, किसी भी इंटरनेट के ऊपर जब आप वेबसाइट या वेब पेज का कोई पूरा पता देखते हो, वो आपका यूआरएल है। उसको कैसे लिखा जाता है, उसमें से इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, किस किस का आंसर आया बताओ। गुरुजी राम राम, आपकी बुक मंगवाई थी, बुक मिल गई सर, थैंक यू। प्रवीण चौहान, ओके भाई, थैंक यू बच्चे। अब पढ़ के बताना उसको कैसी है। हेलो सर, साथ में हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो हरियाणा पुलिस की भी तैयारी करो बच्चे। हरियाणा पुलिस में भी आपका 10 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा। अब तो नोटिफिकेशन में भी लिख दिया, तो आराम से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ ठीक है बच्चे, जिसको ग्राउंड पे जाना है वो बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 किलोमीटर की तैयारी करो, 12 मिनट से पहले में आ जानी चाहिए, सब हो जाएगा। तो आप क्या क्या यूज कर सकते हो डोमेन नेम में, बताओ। ये क्या है, इसको मैं कहता हूं कि डोमेन नेम जो है, यूआरएल जो है वो क्या है, डोमेन नेम है आपका, डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम के अंदर क्या क्या यूज हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फाबेट्स की। तो अल्फाबेट्स कौन से यूज हो सकते हैं, तो आप स्मॉल ए टू स्मॉल जेड यूज कर सकते हो। ठीक है, और कैपिटल ए टू कैपिटल जेड यूज कर सकते हो, सब कुछ यूज होता है उसमें। ठीक है, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड। अब बात करें नंबर्स की, तो नंबर्स कौन कौन से यूज कर सकते हो, तो 0 से 9 जितने भी नंबर हैं, इतने ही होता है ना नंबर, उससे बड़ा बनाओ छोटा बनाओ, 2 डिजिट का बनाओ 4 डिजिट का डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से 9 हम नंबर्स भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या यूज कर सकते हैं, हाइफन यूज कर सकते हैं। हाइफन, हाइफन क्या होता है, जो आपका ऐसे बीच में आप डंडा लगा देते हो वो। ठीक है, और क्या यूज कर सकते हैं, तो डॉट यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, डॉट। ठीक है, और एक होता है आपका अंडरस्कोर। ठीक है, क्या होता है, अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर जो आपका ऐसे बॉटम में लगता है बच्चे। ठीक है, वो वाला। तो उसको तो कोई एग्जाम में तो इसको सही मानता है, कोई एग्जाम में इसको गलत मानता है। तो आपको कैसे करना है, अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही चीजें सिर्फ यूज हुई हैं उनके अंदर। ठीक है, और एक ये दे रखा है और इसने ये पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, तो हम इसको मान लेंगे कि नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर जैसे आपको यहां पर दिया हुआ है, यहां पर जो अंडरस्कोर वाला दिया हुआ है ये सही है। ठीक है, बाकी सब में क्या है, डॉट है। प्रोटोकॉल के लिए क्या लगाते हैं, HTTPS लगाते हैं या HTTP लगाते हैं, तो ये भी सही है। उसके बाद में ये डबल डॉट लगाते हैं, उसके बाद में आपका स्लैश आता है 2 बार, ये भी सही है। ठीक है, तो www लगाते हैं, डॉट रेड डॉट ब्लू डॉट कॉम चलेगा। ठीक है, ये सब सही है। तो क्या नहीं लगा सकते, तो एंड जो है ये नहीं लगेगा आपका। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है,
एंड बिल्कुल नहीं आ सकता, और क्या क्या नहीं आ सकता बताओ। तो आपको कभी भी इसके अंदर स्पेस नहीं लगाना है भाई, ठीक है। ये तो जो यूज कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते, नहीं वाले। तो आपको कभी स्पेस नहीं देना है बीच में। ये जब आप लिखो एड्रेस तो स्पेस नहीं देना है, आपको उसके अंदर एंड नहीं लगाना है, आपको उसके अंदर क्या नहीं लगाना है, इसको क्या कहते हैं भाई भूल गया, ठीक है। स्टार नहीं लगाना है, उसके अंदर डॉलर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये सब आप नहीं लगा सकते। प्लस वाला नहीं लगा सकते, इक्वल टू नहीं लगा सकते, मतलब ऐसे कोई भी सिंबल नहीं लगा सकते। प्लस हो गया, इक्वल टू हो गया, परसेंटाइल हो गया, ये सब आप उसमें नहीं लगा सकते। एट द रेट नहीं लगा सकते। एट द रेट किस में होता है, एट द रेट तो ईमेल एड्रेस में होता है ना, यूआरएल में आपका एट द रेट नहीं होता बच्चे, ठीक है। तो ये सब इसमें नहीं लगा सकते। अंडरस्कोर का मैंने बता दिया है, इतनी बात समझ में आई। ओके, हाँ हैशटैग, हैशटैग नहीं लगा सकते, इसको हैशटैग कहते हैं, हैश कहते हैं वैसे फोन के अंदर, ठीक है। बच्चे ने लिख दिया, थैंक यू भाई। तो आ गई बात समझ में। अब आपको क्या देखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, देखना है क्या ये चीजें हैं, तो तीन के अंदर ये चीजें हैं, तो आपको देख लेना कि हाँ ये तीन सही है, चौथा आपका गलत है। तो याद रखने वाली बात कौन सी है सबसे ज्यादा जरूरी, कि ये चीजें होंगी ए टू जेड स्मॉल वन में, ए टू जेड कैपिटल में हो सकता है, 0 से 9 नंबर्स हो सकते हैं, आपका हाइफन हो सकता है, और आपका डॉट हो सकता है। आ गई बात समझ में। और ये आपकी देखनी है आपको कि ये सही से लगा है, एच टी टी लिख के छोड़ देता है कई बार, तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ चलो आ जाओ। मेमोरी यूनिट्स को अपनी संग्रहण क्षमता के अवरोही क्रम में लगाना है, यानी सबसे बड़े से सबसे छोटे में सही प्रकार से कौन व्यवस्थित करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर लेकर के जाना है। बलवंत गुरुजी भी जुड़ गए हैं, प्रणाम गुरुदेव। चलो आ जाओ, सब लिख लेते हैं। इसके अंदर आपको पता है कि 8 बिट जो होती है, 8 बिट बराबर होती है 1 बाइट के, ठीक है। या फिर 1 कैरेक्टर उसको बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टर। इसका आंसर आप करो इतने, ठीक है। उसके बाद में 1024, 1024 बाइट, या आप कह सकते हो 2 टू द पावर 10 बाइट, किसके बराबर होगी, 1 किलो बाइट के बराबर होगी बच्चे, 1 किलो बाइट्स। 1024 किलो बाइट। देखो बच्चे, बाइट जब हम लिखते हैं, बाइट को हम लिखते हैं कैपिटल बी से, बिट को हम लिखते हैं स्मॉल बी से। और ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप क्या करते हो, घर में नेट का कनेक्शन लगवाते हो, जैसे यहाँ पे नेट का कनेक्शन लगा हुआ है, तो जब कंपनी वाला आएगा, ठीक है, इंटरनेट प्रोवाइडर आएगा, तो ठीक है, वो क्या कहेगा आपको कि मैंने आपको 200 Mbps स्पीड का नेट दे दिया है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप मोबाइल के अंदर उसकी स्पीड चेक करते हो, यही आती है। जब आप डाउनलोडिंग करते हो, आप कहते हो जी 1 सेकंड के अंदर 200 MB तो नहीं हो रही, तो ये MB नहीं है बच्चे, ये मेगाबिट पर सेकंड है। वो मेगाबाइट में कितना होगा, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे आप, तो ये कितना आएगा, 25 MB/सेकंड आएगा, ठीक है। अब कैपिटल बी लिखेंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। 1024 किलो बाइट यानी 2 की पावर 20 बाइट्स होता है। ऐसे भी पूछ लेता है ना आजकल कि 2 की पावर 20 बाइट्स किसके बराबर है, तो वो मैं साथ के साथ ही लिख दे रहा हूं, 1 मेगाबाइट के बराबर, ठीक है।
और 1024 MB किसके बराबर होगा, यानी मेगा बाइट किसके बराबर होगा, 2 की पावर 30 हो जाएगा बाइट्स। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपका जीबी के बराबर, यानी गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट के बराबर। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, यहां तक आपको टेराबाइट तक दिया हुआ है, तो गीगाबाइट के बाद में क्या आएगा, 1024। जो आप जीबी देखते हो वो क्या है, 2 की पावर 40। ठीक है, 2 की पावर कितनी, 40 बाइट्स। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, तो वो 1 टेराबाइट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सबसे पहले बड़े से छोटे की ओर लगाना है, तो सबसे बड़ा कौन है, टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर किलोबाइट। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस किस ने किया है बताओ, उससे आगे भी मैं लिखवा देता हूँ, रुको। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे शानदार बच्चे सभी का, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। उसके बाद में क्या होता है, 1024 टेराबाइट किसके बराबर होगा बताओ, ये बताओ, 1024 टेराबाइट 10 to the power 50 बाइट किसके बराबर होगा, तो 1 पेटाबाइट के बराबर होता है बच्चे। ठीक है, 1024 पेटाबाइट किसके बराबर होगा, 2 की पावर 60 बाइट्स हो जाएगा, 1 हेक्साबाइट। ठीक है, किसके बराबर होगा, 1 हेक्साबाइट। नरेश कुमार, राम राम भाई। ठीक है, 1024 हेक्साबाइट किसके बराबर होगा, 2 की पावर 70 बाइट्स हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, जेटा के बराबर, 1 जेटाबाइट के बराबर। ठीक है, 1024 जेटाबाइट किसके बराबर होगा, 2 की पावर 80 बाइट्स होता है, 1 येटाबाइट के बराबर बच्चे। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, एचएसएससी इनसे आगे पहुंच चुकी है। ठीक है, ईएमआरएस का पेपर है ये। ठीक है, तो इनसे आगे पहुंच चुकी है, वो आगे से पूछ लेती है, यहां से पूछती है, इनको छोड़ देती है, क्यों, क्योंकि इनको पता है कि इनका तो आपको पता ही है, ये तो यूज में ही रहते हैं, तो यहां से पूछ लेती है। तो आपको सीक्वेंस के हिसाब से याद रखना है। सबसे पहले होता है केबी, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगा, फिर टेरा, फिर आता है पेटा, फिर एक्सा, फिर जेटा, येटा। ठीक है, और 2 की पावर में भी इनको याद रखना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमएस विंडो में इंडेक्स डॉट एच फाइल को डबल क्लिक करने पर सामान्यतः कौन सा डिफॉल्ट एप्लीकेशन खुलता है। ठीक है, क्वेश्चन ये आपके करे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर घुमा देता है तो उससे क्या होता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये कह रहा है कि जो डॉट एच जो है वो आपकी फाइल किस में खुलेगी। ठीक है, इन एमएस विंडो which p types of software is most commonly set as the default application to open an index.html file when double clicked। बताओ, वर्ड प्रोसेसर में खुलेगी, टेक्स्ट एडिटर में खुलेगी, स्प्रेडशीट में खुलेगी, वेब ब्राउजर में खुलेगी। आने दो आंसर, बताओ भाई। वेरी गुड हरबंस, बहुत अच्छे बच्चे। देखो, अगर वर्ड प्रोसेसर की बात करें तो वहां पर क्या खुलेगी बच्चे, जब भी आपको इसने डॉट एचटीएमएल दिया है ना, तो मैंने एक्सटेंशन पढ़ाए थे बच्चे। ठीक है, कि पीडीएफ का एक्सटेंशन जो है उसके आगे डॉट पीडीएफ लिखा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका वर्ड फाइल है डॉट डीओसी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, एक्सेल फाइल है डॉट XLSX लिखा हुआ मिलता है नए वाले में। ठीक है, DOCX लिखा हुआ मिलता है नए वाले में। ठीक है, पीपीटी फाइल है डॉट PPTX लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, इसी तरह AVI, ये सब वीडियो फाइल है तो आपको ये सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑडियो फाइल है तो उसके आगे ऑडियो का एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, WAX वाला वो सब। ठीक है, तो
इससे आपको पता क्या चलता है कि अगर docx लिखा हुआ है यानी डॉक्यूमेंट फाइल है तो वो वर्ड में ओपन होगी। ठीक है, अगर आपको pptx लिखा हुआ दिख रहा है तो pptx लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, पीपीटी है वो पीपीटी किस में ओपन होगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ओपन होगी। एक्सेल एसएक्स लिखा हुआ मिल रहा है आपको, तो वो किस में ओपन होगी, एक्सेल में ओपन होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्प्रेडशीट लिखा हुआ है, स्प्रेडशीट में कौन सी फाइल होगी, एक्सेल की फाइल ओपन होगी। ठीक है, तो ये वाली क्यों ओपन होगी, एक्सेल में नहीं होगी। टेक्स्ट एडिटर में कौन सी फाइल होगी, टेक्स्ट फाइल होगी जिसके आगे डॉट टी एक्स टी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, वर्ड में तो वर्ड फाइल ओपन होगी, डॉट डीओसी लिखा हुआ मिलेगा, डॉट डॉक्स लिखा हुआ मिलेगा, वो वाली फाइल ओपन होगी। तो ये किस में ओपन होगी, तो ये वेब ब्राउजर में ओपन होगी। क्यों, क्योंकि बच्चे वेब ब्राउजर की फाइल के आगे लिखा हुआ होता है डॉट HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वाली जो फाइल होगी वो आपकी वेब ब्राउजर में ओपन होगी। आई बात समझ में। फोर्थ ऑप्शन वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन। चलो चलते हैं आगे। चलो, चैट जीपीटी आ गया। अभी चैट जीपीटी के बारे में निम्नलिखित इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, चैट जीपीटी क्या करता है, कौन कौन यूज करता है, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चैट जीपीटी इज करेक्ट। जिसको यूज करना आता है उसके लिए बहुत अच्छा है। ये है क्या, सबसे पहले ये देख ले है क्या। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आपका चैट बॉक्स बॉट है बच्चे। ठीक है, ये क्या है, एआई बेस्ड चैट बॉट है। ठीक है, एआई बेस्ड चैट बॉट है। चैट जीपीटी आया कब, ये आया बच्चे आपका नवंबर 2022 में। ठीक है किसका ये, तो ये ओपन एआई का है। किसका है, कौन सी कंपनी का है बच्चे, ओपन एआई कंपनी का है। ठीक है, वेरी गुड बच्चे, ओपन एआई कंपनी का है। कहाँ की है, यूएसए की है। इतनी बात आपको पता होगी। ठीक है, और होनी भी चाहिए। तो ये क्या है, ये आपका मशीन लर्निंग और नेचुरल जो आपकी क्या है लैंग्वेज प्रोसेसिंग है उस पे भी आधारित है। ठीक है, और किस पे है, ये मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर आधारित है। आधारित का मतलब क्या है कि ये सब चीजें इसके अंदर डाली गई हैं, इसको उसका सेंस दिया गया है। ठीक है, एआई बेस्ड है, चैटबॉट है। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी जो आप उसको बोल करके बताओगे उसके अंदर ही उसको वो समझ लेगा और उसी में आपका जो आपकी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप उससे क्वेश्चन करोगे उसी लैंग्वेज में वो आपको जवाब भी दे देगा। आई बात समझ में। तो जीपीटी का मतलब क्या है, बता दो। अब अगर आपसे पूछ ले कि जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, ये भी तो पूछ सकता है ना। बताओ जल्दी से कौन आंसर करता है, देखता है। तो ये होता है बच्चे आपका जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, यानी इसको ऐसे जनरेट किया गया है कि वो प्री ट्रेंड है, पहले से ही वो ट्रेंड है बच्चे। ठीक है, किसके लिए, ट्रांसफॉर्मर के लिए, यानी अगर कोई भी चीज उसको बदलनी है तो उसके लिए। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो इसके काम की बात कर लेते हैं ऑप्शंस में। चैट जीपीटी ऑफर बोथ फ्री एंड पेड सब्सक्रिप्शन प्लान।
ठीक है, चैट जीपीटी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। चैट जीपीटी इज फ्री ओनली फॉर स्टूडेंट, ये नहीं है बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। चैट जीपीटी इज ऑलवेज ए फ्री टू यूज सर्विस, ऐसा भी नहीं है, ऑलवेज नहीं है। उसके अंदर 50 MB तक का डाटा अभी जो चल रहा है, वो 50 MB तक का डाटा जो है वो आप उससे फ्री में उस पर अपलोड कर सकते हो, उसे डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में वो एक दिन के बाद, एक दिन में 50 MB के बाद वो जवाब दे देता है कि आज का कोटा पूरा हो गया भाई, कल मिलता है। ठीक है, चैट जीपीटी इज ऑलवेज ए पेड सर्विस, ऐसा भी नहीं है, ऑलवेज ए पेड सर्विस नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हो, उससे बातें कर सकते हो। तो चैट जीपीटी ऑफर बोथ फ्री एंड पेड सब्सक्रिप्शन प्लान्स। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। आई बात समझ में? वेरी गुड, बहुत अच्छे। सुमित बाजवाड़, गुड इवनिंग बच्चे। तो जिसने फर्स्ट ऑप्शन किया वो बहुत बढ़िया, और जिसने नहीं किया उनको सीखने की ज़रूरत है, और जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो। अब 100 तक पहुंचा दो उसको, लाइक वाले डब्बे को। कंप्यूटर सिस्टम में आई क्लाउड का सबसे सामान्य और प्राथमिक उपयोग क्या है? आई क्लाउड क्या करता है बच्चे? ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट कॉमनली एंड प्राइमरली पर्पज ऑफ यूजिंग आई क्लाउड इन ए कंप्यूटर सिस्टम? ठीक है, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, क्या है बताओ, करो आंसर इसका। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, हाँ सुमित भारद्वाज। ये आंसर कर रहे हैं सभी, देखते हैं बच्चे। आई क्लाउड करता क्या है बच्चे? आई क्लाउड, पहले तो ये देखो कि आई क्लाउड क्या है। आई क्लाउड, तो ये जो आईफोन का जो आपका स्टोरेज का, ऑनलाइन स्टोरेज का जो सिस्टम रहता है वो है ये आपका। तो क्या है ये क्लाउड सर्विस है किसकी? यह एप्पल की क्लाउड सर्विस है बच्चे, यह एप्पल की क्लाउड सर्विस है। आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो? आप ऑनलाइन कर सकते हो किसी भी डाटा को, जैसे फोटो हो गया आपका, डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, वीडियोज हो गया, फाइल हो गया, इनको ऑनलाइन स्टोर करने का काम कर सकते हो। ठीक है, इसमें फोटोज, वीडियोज, फाइल्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपके फ़ोन में भी होगा भाई, क्लाउड का जो स्टोरेज रहता है वहाँ पर ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो। दोबारा जब आप उसी आईडी से दूसरे फ़ोन में क्लाउड ओपन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो डाटा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। कहने की बात ये है। तो यहाँ पर क्या है? ऑनलाइन स्टोरेज, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ बैकअप भी ले सकते हैं, यानी दूसरे में खोलोगे तो उसका बैकअप भी आपको मिल जाएगा। चलो चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ए वेब ब्राउजर? तो क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, डक डक गो, इनमें से कौन सा आपका वेब ब्राउजर नहीं है, ये आपको बताना है। क्रोम किसका है? क्रोम आपका गूगल का है। किसका है? गूगल का है। क्या है? वेब ब्राउजर है बच्चे, गूगल का वेब ब्राउजर है। ओपेरा किसका है? मोजिला का है। ये भी क्या है? वेब ब्राउजर है। ठीक है,
धक धक गो क्या है? ये सर्च इंजन है बच्चे, सर्च इंजन। ठीक है, ये सर्च इंजन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ये भी क्या है? ये भी आपका वेब ब्राउजर है बच्चे। ठीक है, फायरफॉक्स भी क्या है? वेब ब्राउजर है। और फायरफॉक्स कैसा वेब ब्राउजर है ये भी लिख लो, ये ओपन सोर्स है बच्चे। ठीक है, ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। कैसा है? ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, वहां पर भी मैं आपको बता चुका हूं अच्छे से, बहुत बढ़िया से। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, जल्दी से मेरे को समझा दो। ठीक है, और ओपेरा किसका है? अरे ओपेरा नहीं, ये मोजिला जो है, ये फायरफॉक्स है, मोजिला। गलत लिख दिया ना। ओपेरा किसका है? तो ये ओपेरा सॉफ्टवेयर का होता है बच्चे। ठीक है, फायरफॉक्स किसका है? मोजिला का है। मोजिला फाउंडेशन ने फायरफॉक्स बनाया था। ओपेरा किसने बनाया था? ओपेरा सॉफ्टवेयर। ओपेरा सॉफ्टवेयर नॉर्वे की कंपनी है बच्चे। कहाँ की कंपनी है? नॉर्वे की कंपनी है। अगर पूछ लिया जाए तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ओपेरा सॉफ्टवेयर कहाँ की कंपनी है, ये नॉर्वे की है। कब बनाया था? तो 1995 में बनाया था। ये भी याद रख लेना, इससे पूछ सकता है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, जल्दी बताओ। धक धक गो सर्च इंजन है, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। जगजीत, विकास, हरवंश, संदीप, गीता, पिनिचलिया, वेरी गुड वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे बच्चे। और एक काम कर दिया करो बच्चे, जब क्लास खत्म हो उसके बाद में, क्योंकि बीच वाले कमेंट में बहुत सारे ले नहीं पाता, तो किसी का कोई डाउट है या फिर आपको क्लास कैसी लगी, क्लास खत्म होने के बाद में एक बार जरूर उसके अंदर लिख के जाया करो, ताकि मेरे को भी पता चले कि क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छे से चल रही है, तो उसको उसी तरीके से कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, और वो हमारे लिए एक मोटिवेशन भी होता है। और अगर जो बैच का बच्चा है वो बैच कैसा चल रहा है वो भी एक बार बता के जाना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बैच वाले में बाद के कमेंट होते नहीं है। ठीक है, तो किसी वेब पेज को देखने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? विच सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू व्यू ए वेब पेज? तो कंपाइलर होता है, वेब ब्राउजर होता है, एंटीवायरस होता है, या डीबीएमएस होता है? बताओ। डीबीएमएस का ही हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट जो हम चैप्टर करेंगे, जो ऐप पे करेंगे, जो हमारा एडवांस चल रहा है, वहां पे डीबीएमएस पढ़ेंगे। करो इसका आंसर। भी आंसर कर रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। सबसे पहला ऑप्शन आया कंपाइलर। कंपाइलर क्या है भाई? कंपाइलर क्या है? ये आपका लैंग्वेज को चेंज करने का एक प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कब आया ये? तो ये थर्ड जनरेशन में बना था बच्चे, थर्ड जनरेशन में इसकी जरूरत पड़ी थी। थर्ड जनरेशन में क्यों जरूरत पड़ी? तो हमें पता है बच्चे कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो थी, फर्स्ट जनरेशन में आपकी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज थी। कौन सी लैंग्वेज थी? मशीन लैंग्वेज थी। ठीक है, मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ सकता है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। ठीक है, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसको हम कंप्यूटर सीधा सीधा समझ सकता है। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ फिर? सेकंड जनरेशन में आपकी जो लैंग्वेज आई वो असेंबली लैंग्वेज आई। कौन सी? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली भाषा आ गई बच्चे। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में, अब असेंबली को नहीं समझता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर कंप्यूटर अनपढ़ है। जैसे आप आंध्रा में आ गए, अगर आप बस स्टैंड पे जाओगे तो आप अनपढ़ हो, क्यों? क्योंकि आपको तेलुगु पढ़नी ही नहीं आती, वहां सब कुछ तेलुगु में लिखा हुआ मिलेगा। तो उसी तरह कंप्यूटर भी हो जाता है कि भाई साहब ये क्या आ गया, ये अपने बस का सौदा नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा, उसने ये कहा ये नहीं हो पाएगा, तो हमने क्या कर दिया, उसको असेंबलर दे दिया। असेंबलर दे करके, असेंबलर क्या करता है?
असेंबलर असेंबली भाषा को, क्या किसको, असेंबली भाषा को किसमें बदल देता है, मशीन भाषा में बदल देता है। किसमें बदल देता है, मशीन भाषा में। ठीक है, तो अब कहा कि अब तो हो पाएगा, तो उसने कहा ठीक है, अब ठीक है भाई साहब, मामला सेट है, अब मशीन भाषा आ गई है, अब इसको मैं समझ लूंगा और आपका आंसर दे दूंगा। तो असेंबलर आ गया, तो यहां पर इसकी कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन थर्ड जनरेशन के अंदर जो भाषाएं आ गई वो आपकी आ गई हाई लेवल लैंग्वेज। यहां पर लैंग्वेज कौन सी थी, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, भाषा कौन सी थी, उच्च स्तरीय भाषा थी। कौन सी भाषा थी, उच्च स्तरीय भाषा आ गई यहां पर। तो हाई लेवल लैंग्वेज में पहले तो लैंग्वेज कौन कौन सी थी, पास्कल थी, फोर्ट्रॉन थी, आपकी सी थी, बेसिक थी, ये सारी लैंग्वेज यहां पर थी। पास्कल, फोर्ट्रॉन, ठीक है, फोर्ट्रॉन भाषा थी। फोर्ट्रॉन जो आपकी है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन आपका इसका फुल फॉर्म होता है, और ये साइंटिफिक भाषा है। ये साइंस के फॉर्मूला वगैरह को उसकी कैलकुलेशन करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, बेसिक थी यहाँ पर, सी यहाँ पर थी। ठीक है, ये सब भाषाएं थी। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करने की जरूरत पड़ी जब, किसमें, मशीन भाषा में, तो वहां पर आ गया आपका क्या, कंपाइलर। आंसर दे दिया है क्या सभी ने, देख लेते हैं। बी 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 बी, बहुत अच्छे। बैच मस्त चल रहा है, जीरो से एडवांस चल रहा है, तीनों बैच ही मस्त हैं। ओके, कंपाइलर सर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके, वेरी गुड, सब पता है सबको, जिसने पढ़ रखा है उसके दिमाग में छप गया है। ठीक है, संजीवनी बैट टॉप कंप्यूटर, थैंक यू बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब क्या हुआ बच्चे, अब ये जो भाषाएं थी इनके लिए फिर से कंप्यूटर अनपढ़ हो गया कि भाई साहब अपने बस का सौदा नहीं है, तुम अपना देख लो। तो हमने देखा फिर क्या, कि एक सॉफ्टवेयर उसको बना के दिया, कंपाइलर। अब कंपाइलर जो बना दिया, ठीक है, कंपाइलर बना के दिया इसको, लेकिन कंपाइलर क्या कर देता है बच्चे, कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही चेंज कर देता है। ठीक है, ये क्या कर देता है, पूरे प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को एक बार में बदलता है। किसमें बदलता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज से किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में बदलता है, ये भी लिख सकते हो आप, किसमें, मशीन भाषा में बदलता है। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा से मशीन भाषा में, यानी पास्कल होगी उसको भी मशीन में बदल देगा, फोर्ट्रॉन होगी उसको भी मशीन में बदल देगा, बेसिक को भी बदल देगा, सी को भी बदल देगा। ठीक है, लेकिन करेगा क्या, पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदल देगा। तो क्या हुआ, हमें ये जरूरत नहीं थी कि कुछ जगहों पे कि पूरा प्रोग्राम बदला जाए, हमें लाइन टू लाइन चाहिए था। तो फिर हमने एक और प्रोग्राम, एक और सॉफ्टवेयर यूज किया, उसको कहते हैं इंटरप्रेटर। क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं उसको। अब ये क्या करता है, ये लाइन टू लाइन बदलता है, लाइन टू लाइन, यानी एक एक लाइन करके बदलता है। अब होता है ना ऐसे, कहीं भी आप भाषण दे रहे हो, यही एग्जांपल देता हूं मैं हर जगह, कि कहीं भी आप भाषण दे रहे हो और उसको किसी भी दूसरी भाषा में बदलना है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर आंध्रा में आ जाते हैं और उनको भाषण देना है। अगर वो हिंदी में भाषण दे रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आता, तो एक ट्रांसलेटर रखते हैं ना, कि वो तेलुगु में उनको कन्वर्ट करके बताए। तो ऐसा तो नहीं होता कि प्रधानमंत्री जी पहले पूरा भाषण दे देंगे, फिर वो पूरे भाषण को ट्रांसलेट करेगा, फिर तो भाषण ही उसी का हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इधर से प्रधानमंत्री जी एक लाइन बोलते हैं या एक बात अपनी पूरी करते हैं, वो उस बात को वहां पर ट्रांसलेट करके बताता है। तो वो उसी तरह से ये काम करता है, ये पूरे प्रोग्राम को, यानी पूरे भाषण को काम कर कन्वर्ट करने वाला काम ये कर देता है। ठीक है, आ गई बात समझ में, इतनी बात क्लियर है। और संजीवनी बैच में संजीवनी दिया जाता है। थैंक यू भाई।
ठीक है, तो जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया है इसी बात पे ठोको लाइक। इंटरप्रेटर आ गया थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन में आपकी आई बच्चे, फोर्थ जनरेशन में कौन सी भाषा आ गई, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, SQLI। ठीक है, ठीक है, SQL भाषा क्या थी, ये क्वेश्चन पूछने की, एक क्वेरी लैंग्वेज थी, ये क्वेश्चन पूछने की भाषा थी। ये क्वेश्चन पूछती थी कि क्या कर दूं, इंसर्ट कर दूं डाटा को, ठीक है, सर्च कर दूं, डिलीट कर दूं, ठीक है, क्या करना है, वो क्वेश्चन पूछ पूछ के काम करती थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका वेब ब्राउजर बच्चे, विच सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू व्यू वेब पेज। वेब पेज किस पे देखते हैं, वेबसाइट किस पे देखते हैं, वेब पेज किस पे देखते हैं, तो वेब ब्राउजर पे देखते हैं। ठीक है, एंटीवायरस क्या करता है, एंटीवायरस जो आपका होता है वो वायरस से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, और वेब पेज के उदाहरण एग्जांपल अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपन हो गया, ये ओपेरा हो गया, एज हो गया, ये सब आपके क्या हैं, वेब पेज ही हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं DBMS की। ठीक है, DBMS का चैप्टर आपका कल स्टार्ट होगा वहां पर। ठीक है, तो DBMS मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ पर आ ही गया है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है बच्चे, क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डाटा को मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये सब किसका काम है, ये डाटाबेस का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डाटा को क्रिएट, कंट्रोल व मैनेज करता है। आप ये कहोगे कि जी ये तो हम किसी एक फाइल के अंदर भी कर सकते हैं, तो जब हम फाइल बनाते हैं ना बच्चे, जैसे आपने वर्ड फाइल में डॉक्यूमेंट बनाया, एक्सेल में बनाया, तो वहां पर क्या होता है, किसी छोटे डाटा को आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा किसी एक स्कूल के डाटा को एक्सेल फाइल में आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन जब बहुत बड़े डाटा की बात आती है तो आप कहाँ पर, अब जैसे आप ऑनलाइन टिकट बनाते हो तो पूरे ऑल ओवर इंडिया का डाटा उसके अंदर आता है। तो उस डाटा को मैनेज करने के लिए कैसे आपको एक फाइल बना करके बार बार ओपन करके उसको कैसे देखोगे, तो एक मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया जाता है, उसको कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके अंदर ऑटोमेटिक आपका डाटा मैनेज होता रहता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, वो टाइप हम वहां पर पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, और इसके अंदर आपकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट कैसे चलती है डाटाबेस में। ठीक है, यूनिट्स कैसे चलती हैं, तो यूनिट्स की बात करूं तो आप इस तरीके से इसको दर्शा सकते हो, एक आप ट्रायंगल बनाओगे। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाओगे, इस ट्रायंगल में अगर मैं सबसे छोटी यूनिट सबसे ऊपर लिखूंगा, क्योंकि छोटा है ना, सबसे ऊपर का सबसे एरिया क्या है, सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट अगर मैं ऊपर लिखता हूं तो सबसे छोटी यूनिट इसमें होती है बिट। उसके बाद में उससे बड़ी यूनिट कौन सी होगी, बाइट। ठीक है, बाइट, या इसी को कह देते हैं आप करेक्टर। ठीक है, बाइट और करेक्टर। उसके बाद में जो आपकी यूनिट आती है वो आती है फील्ड। ठीक है, इससे बड़ी यूनिट क्या होती है, यानी सबसे पहले आप बाइट स्टोर करते हो, बिट स्टोर होंगे, पहले बिट होंगे फिर बाइट होंगे, फिर क्या बन जाएगा आपका, एक फील्ड बन जाएगा बच्चे। क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा। फील्ड के बाद में क्या बन जाएगा, फील्ड के बाद में बन जाएगा रिकॉर्ड। क्या बनेगा, रिकॉर्ड बन जाएगा। रिकॉर्ड के बाद में क्या बनती है, फाइल। तो यहां तक आप काम चला सकते हो। ठीक है, किसी और जगह पर, लेकिन उसके बाद में जो बनता है वो बनता है डेटाबेस। ठीक है, क्या बनता है, डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या हुआ बच्चे, डेटाबेस क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शंस ऑफ फाइल, यानी फाइल्स का संग्रह हो गया बच्चे। कलेक्शन का मतलब क्या है, संग्रह। ठीक है, बहुत सारी फाइल्स आपने इकट्ठी रख दी,
तो वो क्या हो गया, आपका डेटाबेस हो गया। फाइल्स क्या हुई फिर यहाँ पर, फाइल्स क्या हो गई, तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स हो गई, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड्स, यहाँ पे फाइल्स लिख लो, ठीक है। और रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे, तो इसी तरह ऊपर से आप लिखते जाओगे, कलेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। फील्ड क्या होगा फिर, तो कलेक्शन ऑफ बाइट्स हो जाएगा, और इसी तरह बाइट्स क्या हो जाता है, कलेक्शन ऑफ बाइट्स, और बाइट्स क्या हो जाता है, कलेक्शन ऑफ बिट्स हो जाता है, ठीक है। आ गई बात समझ में। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपकी आज्ञा हो तो। चलो, एफटीपी का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एफटीपी। एफटीपी अभी मैंने लिखवाया था, यही है बच्चे आपका। एफटीपी का मतलब क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फुल फॉर्म्स आपको सबकी सब साथ के साथ लिखनी है और याद भी रखनी है। आप कहोगे तो एक फुल फॉर्म की क्लास ले लेंगे एक दिन, पूरे उसी के क्वेश्चन लगा के सब करवा देंगे। 3 बाण है ये, अग्नि, ऊर्जा और संजीवनी। चलो, सी ऑप्शन आ रहा है। क्या है सी ऑप्शन, फाइल ट्रांसफर करना, हाँ वेरी गुड बच्चे, ठीक है। ईमेल भेजना किसका काम है, एसएम, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एसएमटीपी। वेब पेज पे खोलना क्या है, आपका एचटीएमएल वाली पूरी की पूरी फाइल खुलेगी, वेब पेज के ऊपर ओपन करना, ठीक है। फाइल ट्रांसफर करने के लिए तो एफटीपी प्रोटोकॉल होता है, और वायरस के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, वो घुस जाएगा तो उसके लिए एंटीवायरस होता है। पहले आपकी फायरवॉल होती है, अगर वो नहीं बचा पाती है, बहुत से वायरस उससे क्रॉस हो जाते हैं, उससे क्रॉस होने के बाद में आपका एंटीवायरस आता है, और एंटीवायरस उसको बचा लेता है। नहीं बचा लेता तो फिर साइबर वाले बचाते हैं फिर। POP3 प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर, POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग किस लिए होता है, सेंडिंग मेल, रिसीविंग मेल, फाइल ट्रांसफर, तो इसके लिए तो अभी हमने पढ़ा है, एफटीपी होता है बच्चे, ठीक है। उल्टा सीधा किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जो वो क्वेश्चन है वो आपके खत्म हो गए, जो एग्जाम में आए थे उसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन और बताए जो आपके टेस्ट के लिए हैं, ठीक है। वो उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बना दिए कि इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनके आंसर धड़ाधड़ आप करते जाओ, मैं देखते जाता हूँ। इसका आंसर करो। पिछले में सुमित, हरवंश, सोनिया, क्या है ये, सोनिया यादव, हाँ, विकास गिरोह, कुलदीप, जतिन, अभी, वेरी गुड बच्चे, सुरेश वर्मा, बहुत अच्छे। चलो देखो, सेंडिंग फाइल के लिए क्या होगा बच्चे, तो अभी हमने देखा एसएमटीपी होता है, क्या होता है, एसएमटीपी होता है। रिसीविंग फाइल के लिए ये होता है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 में, ठीक है। और वेब ब्राउजिंग के लिए तो बहुत सारे मैंने बताए हैं, TCP भी वहीं पर होता है, HTTPS होता है, HTTP होता है, ठीक है, वो वेब ब्राउजर पे ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। सबसे पहले बात, क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, बताओ। रिसीविंग मेल, ठीक है। पिछले का आंसर बता दिया था क्या, हाँ ये,
पीओपी क्या है? तो ये रिसीविंग मेल है बच्चे, यानी ये डाकिए का काम करता है। पोस्ट ऑफिस पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, डाकिए की तरह काम करता है, यानी आपके जो सर्वर तक मेल पहुंच गया है वो आप तक पहुंचाने का काम। ठीक है, इसमें बताओ अब। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये मैंने पूछा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, कि आपका सर्वर यूज नहीं हो रहा, आपकी मेमोरी से वो यूज नहीं कर रहा, आप इंटरनेट की सहायता से कहीं और सर्वर है, जैसे आई क्लाउड हमने पढ़ा, आईफोन का है वो, एप्पल का कहीं पर सर्वर होगा, इंटरनेट की सहायता से आप अपनी फाइल उस सर्वर में स्टोर कर देंगे। जब आपको चाहिएगी, आईडी आपने बना दी, आपका एक वहां पर एड्रेस है, जिस तरह से आपका बैंक में लॉकर होता है, उसमें आपने सामान रखा है, आप जाते हैं, चाबी लेते हैं, सामान निकालते हैं, सामान रखते हैं, उसी तरह से वो आपका एक लॉकर के टाइप का ही है, जिसमें आपका एक एड्रेस है। उस एड्रेस से वो आपको पहचानता है कि अच्छा इस एड्रेस का आदमी मांग रहा है क्या ये चीज़, तो इसके पास कौन कौन सी चीज़ रखी है वो मैं आपको दे देता हूँ। उसी तरीके से होता है, यानी इंटरनेट की सहायता से आप कोई भी डाटा को, सॉफ्टवेयर को या सर्विस को किसी और सर्वर पे, ठीक है, किसी रिमोट सर्वर पे क्या कर देते हैं, स्टोर करना, इंटरनेट की सहायता से। आपकी कोई भी फाइल है, फोटो है, इमेज है, डाटा है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इंटरनेट की सहायता से कोई भी अपने डेटा, सर्विसेज, सॉफ्टवेयर को किसी रिमोट सर्वर में, किसी रिमोट सर्वर में स्टोर करना क्या कहलाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है बच्चे। क्या कहलाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग की बात समझ में। अब आप इसको पढ़ करके आराम से बता सकते हो कि क्या ये विंडो ये काम कर सकता है, नहीं कर सकता जी। ठीक है, विंडो क्या काम करता है, हार्डवेयर और यूजर के बीच में काम करता है, हार्डवेयर को यूजर की बात समझाने में और यूजर को हार्डवेयर की बात समझाने में काम करता है। एमएस वर्ड क्या करता है, तो हम वर्ड फाइल उसके अंदर बनाते हैं, एमएस वर्ड तो पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं करता। क्रोम क्या करता है, तो क्रोम आपका क्या है, वेब है। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं करेगा, वेब ब्राउजर है, ये काम नहीं करेगा, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर का काम करेगा। गूगल ड्राइव जो आपकी रहती है, आपके फ़ोन में भी रहती है, आप गूगल ड्राइव में डाटा स्टोर कर देते हो, आपकी ईमेल के नाम से वो डाटा स्टोर हो जाता है। जब दूसरे फ़ोन में भी आप वो अपनी ईमेल से उसके अंदर लॉगिन करते हो, जो भी आपका पासवर्ड रहता है वहाँ पर वो पासवर्ड डालते हो, तो वहाँ पर आपको वो डाटा मिल जाता है बच्चे। अब बताओ किसी को कोई डाउट है इससे रिलेटेड। सी आंसर आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। चलो आगे चलें, आगे प्रस्थान करते हैं फिर। अब इसके एग्जाम्पल कुछ और बता दो मेरे को, क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। एक तो हो गया आपका गूगल ड्राइव, एक आपने देखा होगा ड्रॉप बॉन, या फिर आपने एक वन ड्राइव भी बहुत जगह देखा होगा। ठीक है, कहाँ पर, वन ड्राइव। ठीक है, वन ड्राइव भी आपने देखा होगा। और आई क्लाउड अभी हम पढ़ करके आए हैं, आई एप्पल वालों का है, आईफोन में आई क्लाउड होता है। ये किसका है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। इसी तरह से आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐप्स भी हैं, जैसे आप गूगल डॉक्स यूज करते हो, गूगल डॉक्स भी क्या है, उस तरीके का एक सॉफ्टवेयर बना दिया है। ठीक है, गूगल ड्राइव में वो डाटा स्टोर करता है, गूगल डॉक्स में आप जहाँ पर भी आप जो अपनी फाइल उसके अंदर बनाओगे उसी के अंदर स्टोर कर दोगे, फिर दोबारा कहीं पर जा करके दूसरी जगह ओपन करोगे। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 में भी क्या है, वही चीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट 365 में कोई भी फाइलें आपने कहीं भी बनाई, आप उसके अंदर एक एड्रेस बना सकते हो, उसका सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। ठीक है,
तो सब्सक्रिप्शन ले लेते हो और उसके अंदर जो फाइलें आप बनाओगे कहीं पर भी जा करके आपको अपना लैपटॉप लेकर के घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आप कहीं भी किसी भी पीसी के अंदर अपना जो अकाउंट है उसको ओपन करोगे, उसके अंदर जो जितनी भी फाइलें होंगी वो क्या कर देगा, वो दिखा देगा वहाँ पे। वो किस तरीके से दिखाता है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग की सहायता से दिखाता है। वो रिमोट सर्वर के ऊपर आपका डाटा स्टोर है। ठीक है, चलें आगे। डाटाबेस में किसी टेबल की एक पूरी रो को क्या कहते हैं? अब आ गई बात वही, फील्ड, रिकॉर्ड, एट्रीब्यूट, सेल। बताओ। हमने देखा था ना कि पूरे हमने जिस तरीके से हमने वो बनाई है ट्रायंगल, उसके अंदर जो सब चीजें आई उनमें से दो, एक फील्ड था एक और रिकॉर्ड था। फील्ड और रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? फील्ड कहाँ पर होगा, रिकॉर्ड कहाँ पर होगा? विकास, जय हिंद भाई। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये भी बता दो। फील्ड जो होता है ना बच्चे, वो क्या होता है आपका, वो होता है कॉलम। और रिकॉर्ड जो होती है वो होती है रो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर रिकॉर्ड हो जाएगा बच्चे। एक कॉलम आपने बनाया कि जी सीरियल नंबर का कॉलम बना दिया, ये क्या है, ये फील्ड है। नेम का कॉलम बना दिया, ये भी क्या है, ये फील्ड है। ठीक है, पेन नंबर का कॉलम बनाया, फील्ड है। और ये पूरी रो जो बनेगी आपकी, इसके नीचे अगर आपने इसका डाटा डाला, एक रो बना दी, उसके बाद में एक और डाटा डाला, वो क्या है, वो रिकॉर्ड्स हैं उसके। ठीक है, कॉलम बने किसका, सीरियल नंबर का कॉलम बना, नाम का कॉलम बना। रिकॉर्ड्स कहां पर हुए, रिकॉर्ड का मतलब है एक आदमी के बारे में उसकी पूरी जानकारी। ठीक है, तो रिकॉर्ड्स क्या हुआ, रिकॉर्ड्स रो में हुए। फील्ड क्या है, फील्ड जो आया वो कॉलम में आया बच्चे। फील्ड का मतलब क्या है, सभी के नाम। ठीक है, सभी के नाम एक कॉलम में आए। ठीक है, पेन नंबर एक कॉलम में आए। ठीक है, आई बात समझ में? बी आंसर, वेरी गुड बच्चे। सेल क्या होता है, जहां पे रो और कॉलम काटती हैं। एक्सेल के अंदर जब स्प्रेडशीट बनाते हो इसको सेल कहते हैं। ठीक है, और एट्रीब्यूट का भी मतलब कॉलम्स होता है बच्चे। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो रिकॉर्ड्स आपकी रो होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड प्रोटोकॉल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटोकॉल? बताओ। ये आंसर तो सभी को पता होना चाहिए, सभी आंसर करेंगे इसको। बताओ बताओ। और जिसने लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दो, अब तो बनता है ना। एसएमटीपी तो बच्चे प्रोटोकॉल ही है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके तो फुल फॉर्म में भी आ रहा है जो एसएमटीपी लिख रहा है। हाँ, सी ऑप्शन जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया बच्चे। प्रिंसिपल कुलदीप, कुलदीप ने लिखा एसएमटीपी, ऐसा मत करो बच्चे। सोनिया यादव वेरी गुड बच्चे, रोहित वेरी गुड, मनदीप वेरी गुड, नसीब अभी आया लगता, गड़बड़ हो गया ना। अनूप सिंह बहुत अच्छे, जितिन बहुत बढ़िया, शानदार, शक्तिमान बहुत बढ़िया, राजकमल बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, तो ये आपका बच्चे पता है एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो वेब ब्राउजर पे आप यूज करते हो, वेब एड्रेस के आगे आप यूज करते हो। ठीक है, ऐसा लग जाएगा तो वो सिक्योर हो जाएगा। एस एम टी पी जो मेल को आप सेंड करने का प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ट्रांसफर का मतलब क्या है, सेंड करना होता है। ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब जो है, ये आपका यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, इन पे कांटा लगा देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपका आंसर होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, एफटीपी क्या है, तो एफटीपी क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फाइल को ट्रांसफर करना है आपको वेब पेज से।
ठीक है, या डाउनलोड या अपलोड करना है, ठीक है, सर्वर के ऊपर, तो वो क्या है, वो आपका क्लाइंट और सर्वर के बीच में ये काम करता है, फाइल को ट्रांसफर करने का और फाइल को डाउनलोड करने का। तो ये भी आपका क्या है, ये भी प्रोटोकॉल है। तो इनमें से प्रोटोकॉल है कौन सा, नहीं तो वर्ल्ड वाइड वेब आपका प्रोटोकॉल नहीं है बच्चे, ठीक है। चैट जीपीटी का उपयोग किस लिए किया जाता है? चैट जीपीटी इज मेनली यूज्ड फॉर हार्डवेयर रिपेयर करने के लिए, डेटा एंट्री ओनली के लिए, या फिर क्वेश्चन आंसरिंग और टेक्स्ट जनरेशन के लिए, या वायरस रिमूवल के लिए? बताओ, करो इसका आंसर जल्दी से, धक धक गो, बताओ। सबका आंसर आ रहा है सी, वेरी गुड। सुमित भारद्वाज पियो बच्चे, क्लास खत्म करके पी लेंगे हम भी। थैंक यू पूछने के लिए। चलो आ जाओ। तो ये किस क्या होगा आंसर बच्चे इसका? क्वेश्चन आंसरिंग और टेक्स्ट जनरेशन के लिए चैट जीपीटी होता है। बाकी चीजें मैं चैट जीपीटी के बारे में सब बता चुका हूँ पीछे, जिसने नहीं देखी है वो देख सकता है पीछे क्लास में, ठीक है। यूआरएल का कौन सा भाग प्रोटोकॉल को दर्शाता है? ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि यूआरएल का कौन सा भाग प्रोटोकॉल को दर्शाता है, ठीक है। तो यूआरएल बच्चे जो आपका शुरुआत में लिखा जाता है, वही यूआरएल के अंदर प्रोटोकॉल कौन सा होता है वो पूछने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन दिए हैं www.com, तो डॉट कॉम का मतलब क्या होता है, ये भी आप बता ही दो। यूआरएल क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ये आपको मैं पहले लिखवा चुका हूं, ठीक है। डॉट कॉम जो होता है ये बच्चे टॉप लेवल डोमेन होता है, ठीक है। क्या होता है? टीएलडी कहते हैं इसको, डॉट कॉम को क्या कहते हैं? टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन। डोमेन का मतलब है पहचान, किसी का नाम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? डॉट कॉम का जो मतलब होता है ना, इसका मतलब है कि कॉमर्शियल, यानी जो भी आपकी वेबसाइट जो होगी वो कॉमर्शियल होगी, उसके पीछे डॉट कॉम लग जाएगा, ठीक है। यानी बिजनेस पर्पज के लिए जो यूज होती है सभी, चाहे वो एजुकेशन में हो किसी में हो, आप फॉर्म भर रहे हो तो वो भी एक बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रही है, तो डॉट कॉम उसके पीछे लगता है, ठीक है। डॉट इन का मतलब इंडिया होता है। ये सब चीजें मैं आपको लिखवा चुका हूँ ना बच्चे। सी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। किसने किया है वो भी देख लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है। तो शुरुआत में होता है वो होता है आपका प्रोटोकॉल, उसके बाद में जो होता है वो डोमेन नेम होता है बच्चे, और डॉट कॉम जो है वो टीएलडी है, आपका टॉप लेवल डोमेन। हाँ भाई, विकास, कुलदीप, रोहित, जितिन, शक्तिमान, प्रिंसिपल, सुमित, राजकमल, नसीब, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे सभी ने लिखा, बहुत बढ़िया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? इतना अगर समझ में आ गया तो फिर बेड़ा पार है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। एच टी टी पी यहाँ पर क्या होगा? प्रोटोकॉल को दर्शाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डीबीएमएस, इनमें से डीबीएमएस कौन सा है वो बताना है। तो डीबीएमएस के कुछ एग्जांपल लिख लो, ठीक है। डीबीएमएस, डीबीएमएस के एग्जांपल लिख लो। ओरेकल जो आता था वो आपका डीबीएमएस ही है बच्चे। एमएसएसएस जो है वो सबसे आसान है, कौन सा? एमएसएसएस है। एमएसएसएस क्या है? डीबीएमएस है। ओरेकल क्या है? ओरेकल भी आपका डीबीएमएस ही है बच्चे, ठीक है। और इनमें से कौन सा है? इसमें से है माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर भी आता है, ठीक है। माई एसक्यूएल भी क्या है? ये भी डीबीएमएस है, ठीक है।
सी ऑप्शन वेरी गुड बच्चे। बी ऑप्शन जो कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। तो सुमित वेरी गुड बच्चे। शक्तिमान वेरी गुड। तभी मैंने बताया कौन सा एसक्यूएल सर्व भी आता है और एक आता है फॉक्स प्रो। फॉक्स प्रो आपसे कई जगह पूछ लिया जाता है। फॉक्स प्रो, फॉक्स प्रो भी क्या है, डीबीएमएस है, ठीक है। तो ये सब आपके डीबीएमएस के एग्जांपल्स हैं बच्चे, तो इनको याद रखना है। तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें से आपका माई एसक्यूएल हो जाएगा। पावर पॉइंट डीबीएमएस नहीं है बच्चे, एमएस एक्सेल भी नहीं है, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही पार्ट हैं, जो आपका एक सॉफ्टवेयर है पूरा का पूरा, ठीक है। पेंट, तो पेंट आपका ड्राइवर की तरह काम करता है, ठीक है, उसके अंदर ही होता है आपके कंप्यूटर में। बहुत पुराने टाइम में आपने पेंट किया होगा। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, हाँ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बेस्ड है बच्चे, वो माई एसक्यूएल नाम रख दिया उसका, वो आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बेस्ड है। क्योंकि जब आप वेब पेज बनाते हो, ये सब किस में लिखे जाते हैं, एक्सक्यूएल एसक्यूएल में या फिर जावास्क्रिप्ट वगैरह में, ये सब उसमें लिखे जाते हैं, एचटीएमएल में, एसक्यूएल में, जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। वेब पेज वगैरह वहाँ पर सब तैयार होते हैं, ठीक है। तो अब जो छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपकी, ये था आज के लिए अंतिम। तो अब जो हम अंतिम पड़ाव में जब बता देते हैं कि किसी भी बच्चे को अगर थ्योरी बैच ज्वाइन करना है, जिसकी इच्छा हो कि मेरे को थ्योरी पढ़नी है अच्छे से, तो बहुत बेहतरीन लाजवाब तरीके से बैच चल रहा है, ठीक है। फंडामेंटल्स हम कर चुके हैं, हम एडवांस अभी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एडवांस की 2 क्लासें हुई हैं, ठीक है। तीसरी क्लास डीबीएमएस की होगी। तो जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है, जिसकी इच्छा हो वो कर सकता है। न्यू ईयर पे ऑफर दिया था, लेकिन अभी वो ऑफर खत्म हो गया, तो अभी ऑफर के बगैर ही लेना पड़ेगा जिसको लेना है। अगर किसी को बुक लेनी है तो वो मार्केट में भी अवेलेबल है, ऐप पर भी अवेलेबल है। टेक कैप्सूल ऐप पे ही कोर्स है आपका। आप जब प्ले स्टोर में जाकर के टेक कैप्सूल ऐप सर्च करोगे, वहां पर आ जाएगा, और वहां से आप ये कोर्स भी ले सकते हो। और जिसको बुक लेनी हो ऑनलाइन, वो बुक भी ले सकता है ऑनलाइन आपकी टेक कैप्सूल ऐप से ही, ठीक है। कंप्लीट कंप्यूटर थ्योरी है इसमें, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 1800 प्लस एमसीक्यूज हैं। जितने आपके एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी लास्ट में डाल दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट फॉर सीटी मेंस एग्जाम, हरियाणा पुलिस, एएलएम, एसए, जेई स्टाफ नर्स, फायर ऑपरेटर, ग्रुप 56, ग्रुप 57, बीएलडी ड्राइवर, जिसमें भी कंप्यूटर आपका आता है, ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हरियाणा पुलिस वाले धड़ाके से ले लो और पूरी पढ़ दो, इसको रगड़ दो, ठीक है। थ्योरी इसकी अच्छे से पढ़ लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है भाई। नया बैच बच्चे हरियाणा पुलिस वालों के लिए तो मैं कहूँगा कि वही ज्वाइन करो, और 2-2 3-3 क्लासें देख करके उसको निपटा दो, क्योंकि 10 नंबर का आपका आएगा, और 10 नंबर बहुत बड़ा होता है। और उसी में एडवांस अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो पूरा लाइव बैच था, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कुछ अलग हुआ है, ठीक है। और नया बैच अभी अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो बहुत जल्दी जल्दी वो चलेगा, तो ऐसा नहीं करना चाहता। शांति से आराम से चीज़ों को पढ़ाया, आराम से समझाया, ताकि आप समझ सको। 0 से हीरो तक का सफ़र, संजीवनी बैच, थैंक यू भाई, ठीक है। तो अभी जो बैच वाले बच्चे हैं वो इतना काम कर देना कि इस वीडियो के अंत में, यानी ख़त्म होने के बाद में, कमेंट करके ज़रूर बता देना कैसी तैयारी आपकी चल रही है वहाँ पर, और बैच कैसा चल रहा है, और आज की क्लास आपको कैसी लगी वो सब बच्चे बताएंगे, चाहे वो बैच वाले चाहे नहीं है। आज की क्लास सबने देखी है, तो आज की क्लास कैसी लगी वो हमारे लिए मोटिवेशन है। और जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देना, ठीक है। और जाते जाते सब शेयर कर देना, ये आपका काम है। बाकी जो काम है वो हम पर छोड़ दीजिए, वो हम करेंगे, उसकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। और जो नया बच्चा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर लो, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जब भी क्लास हो, अब क्लासें चलेंगी आपकी, क्लास जो आपकी कंप्यूटर की होगी वीक में 2 दिन, बुधवार और शुक्रवार को शाम को 8:30 बजे, इन 2 दिन आपको यहाँ पर लाइव क्लास इसी तरह एमसीक्यूज के साथ मिलेगी बच्चे। जो भी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, जहाँ भी हो रहे हैं, जहाँ भी नए क्वेश्चन आ रहे हैं, वो यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। नाइस क्लास सर जी, हाँ, कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा क्लास ख़त्म होने के बाद। तो कल नहीं, कल यहाँ नहीं मिलेंगे, कल ऐप पे मिलेंगे।
तो आने वाले बुधवार को मिलेंगे यहीं पर। अपनी तैयारी करते रहिए। डोंट अपना और अपनों का ख्याल रखिए। डोंट ट्रैवल योर माता पिता। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।